और आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में फॉर जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटैम्प्ट। अप्रैल अटैम्प्ट में अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 10 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो फिजिक्स में जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो बिकॉज इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की, और आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में फॉर जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटैम्प्ट। अप्रैल अटैम्प्ट में भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 10 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो फिजिक्स में जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो बिकॉज इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है रादर जो जो आ सकते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं, और उनको अगर आप कर लोगे तो आपका काफ़ी स्कोर इंप्रूव होगा। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो उससे आपका मैथमेटिक्स में 50 to 60 स्कोर आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी 80 से प्लस आ जाएगा। और आज फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिज़िक्स काफ़ी बड़ा सा सब्जेक्ट है। फिज़िक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सेक्शन कर लो तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, बिकॉज फिजिक्स में अगर आपको 99.5 से ऊपर ज़्यादा परसेंटाइल लानी है तो आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। मैथ्स में आप 50-60 करोगे तो हो जाता है, बट फिज़िक्स में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा बिकॉज फिज़िक्स ईजी आती है केमिस्ट्री और मैथ्स के कंपेरिजन। वैसे केमिस्ट्री भी ईजी आती है बट फिज़िक्स काफ़ी ईजी आती है। तो फिज़िक्स में आपको सारे चैप्टर्स ही अच्छे से आने चाहिए, बेसिक्स एटलीस्ट, जिससे आप अच्छे से कर लोगे। बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं आज। और यही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और बाकी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊँगा कि आप एडवांस के लिए अभी क्या कर सकते हैं, या फिर अभी 10 दिन में आप कैसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं, 10 दिन में आप क्या ही कर पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आप एग्जाम के दिन आप फंबल नहीं करोगे कुछ भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो पार्ट फिजिक्स का है वो मॉडर्न फिजिक्स ही है। तो मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है डुअल नेचर। डुअल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से आना चाहिए। उसके बेसिक सा फॉर्मूला होता है एक आइंस्टाइन का, वो इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। और बाकी जो ग्राफ्स होते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ और ये सब, सैचुरेशन करंट, इन सब के ग्राफ्स आपको अच्छे से आने चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना सा ये ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इजी से क्वेश्चन आता है, आप कर लोगे। उसके बाद है रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ईजी सा फॉर्मूला होता है, आपको अगर आप डिराइव भी कर लोगे तो आसानी से आ जाएगा। मोमेंटम के बेसिस पे डिराइव होता है फॉर्मूला। और उसमें 2 केसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, कितनी रिफ्लेक्टिंग है, या फिर एब्जॉर्बिंग बॉडी है, उसमें 2 केसेस बनते हैं, तो आप वो कर लोगे। तीसरी चीज़ है डुअल नेचर से डी ब्रोगलीज इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। सभी ने पढ़ी है, काफ़ी ईजी है, आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट चैप्टर इज एटम्स। एटम्स में 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल, इसमें इक्वेशंस होती हैं अलग अलग, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, और बाकी सब चीज़ें भी होती है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है। एक्सरेज में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या क्या होता है चीज़ें, और मतलब थियोरेटिकल ज़्यादा पार्ट है एक्सरेज, तो एक्सरे आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कैसे रिलेटेड होती है बाइंडिंग एनर्जी से, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये सब ईजी जो टॉपिक्स हैं, ईजी से इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, बिकॉज हार्ड वाले टॉपिक्स हट चुके हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी होता है वो हट चुका है सिलेबस से मेंस के, तो इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर फ्री के मार्क्स हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक लॉजिक गेट से एक सवाल आता है, तो लॉजिक गेट्स आपको एंड और नॉट आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा नैंड और नॉर भी पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। इन सब चीज़ों से ही यूज़ करके आपको गेट्स का कभी ट्रूथ टेबल पूछ लेंगे या फिर आउटपुट पूछ लेंगे, तो काफ़ी ईजी आता है। बाकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोड, सोलर सेल, एलईडी एंड जीना डायोड, इन सब की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कैसे काम करती हैं, क्या क्या इनको सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलग दूसरे वाले टॉपिक्स की। अब हम थोड़ा डिफरेंट जगह जा रहे हैं। ईएमआई, एसी एंड ईएम वेव्स, ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चंस ऑन ईएमएफ पूछ लेंगे कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड हुई है अगर ये ऐसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो कोई भी ऑब्जेक्ट। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो काफ़ी ईजी होता है। इसमें आपको 2 कॉइल्स के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताना पड़ता है। एक में आप करंट डालोगे तो उसके वजह से दूसरे में फ्लक्स क्या आ रहा है, उससे आप आराम से निकाल लोगे। तीसरा है सिंपल फेजर्स एंड रेजोनेंस। सिंपल से फेजर के क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि रेजोनेंस कंडीशन भी पूछ सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में आपका करंट कितना होगा, या फिर ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो एसी में ये सब चीज़ें होती हैं, ईजी से होती है। फेजर्स आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि फेजर्स कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स का फॉर्मूला और एनर्जी लॉस। ट्रांसफॉर्मर में सिंपल से फॉर्मूला होते हैं, N1/N2 इक्वल्स टू E1/E2 टाइप्स। और एनर्जी लॉस में एनर्जी कैसे कैसे लॉस हो सकती है ट्रांसफॉर्मर से, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा है एलसी ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट और इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ।
तो LC ऑसिलेशन में थोड़ा SHM से रिलेटेड है, आप कर लोगे, इजी से फॉर्मूलाज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅/dt होता है, और फाई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इंटेंसिटी ऑफ EMF आपको पता होना चाहिए क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर टाइम्स C होता है। इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, इस फॉर्मूले के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस के लेवल पे। नेक्स्ट इज मैकेनिक्स, 11th क्लास का मैकेनिक्स होता है, काफ़ी इजी से क्वेश्चन आते हैं वैसे मैकेनिक्स से। सिंपल क्वेश्चन ऑन मास, पुली, स्ट्रेन सिस्टम्स, कभी टेंशन पूछ लेंगे, कभी एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। फ्रिक्शन में आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, फोर्स इक्वल्स टू म्यू mg, वहाँ पे आप वर्क डन निकाल सकते हो फ्रिक्शन से, या फिर कितना ऑब्जेक्ट कितना आगे तक जाएगा, फोर्स कितना है उस पर, ये सब चीज़ें आसान से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप रोटेशन नहीं करते हो छोड़ दो पूरा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास कर लो, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास, मोमेंट इनर्शिया, या फिर फिजिक्स के कहीं किसी भी टॉपिक के नोट्स अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फिजिक्स 11th और 12th पूरी है उसमें, अगर आप वो शॉर्ट नोट्स कर लेते हो उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप वो मतलब वहाँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उन फॉर्मूलाज और उन रिजल्ट्स के बाहर पेपर का आएगा नहीं क्वेश्चन कोई भी। तो अगर आप वो करते हो तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। उसमें सेंटर ऑफ मास भी दिया हुआ है मैंने कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो आप वो सब देख सकते हो। और ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्राफ पूछ लेते हैं वेलोसिटी और टाइम का, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का, उससे फिर आपसे कुछ और चीज़ पूछ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, या फिर कुछ और पूछ लेंगे, या फिर आपको दिया हुआ है कि इस वाले मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो सब क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर ईजी क्वेश्चन आता है, दूसरा है मॉल्स लॉ, जिसमें आपको इंटेंसिटी बतानी होती है, जो इंटेंसिटी आगे जाएगी, अगर पोलरॉइड की आगे इंटेंसिटी कितनी जाती है, तो ये मॉल्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। मॉल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, आई जो होता है वो I0 × cos स्क्वायर थीटा होता है, तो जो पहले इंटेंसिटी आ रही है एम्पलीट्यूड का cos स्क्वायर थीटा टाइम वाला कंपोनेंट ही आता है, आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, और फिर cos थीटा के भी स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला से इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो R1 और R2 होते हैं लेंस मेकर फार्मूला में, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के यूज़ हो रहे हैं। और YDSC के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपसे सिंपल से फार्मूला के ऊपर बेस्ड आते हैं, तो वो आसान से क्वेश्चन है कि कौन से फ्रिंज, अगर ये वाला ब्राइट फ्रिंज और ये वाला डार्क फ्रिंज कौन कितने डिस्टेंस पे है, ये सब आपको ये सब पूछेंगे, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लैम्डा D/D होता है, लैम्डा कैपिटल D/D फ्रिंज विड्थ होती है, उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी है दूसरा सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बट आपको डेंसिटी वगैरह थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। हुक्स लॉ सॉलिड्स में, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन, और स्टोक्स लॉ फ्लूइड्स में, जो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए 6π/RV वाला फॉर्मूला होता है, स्टोक्स लॉ आपको पता होना चाहिए। बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलोरीमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, या फिर लेटेंट हीट और फ्यूजन क्या होती है, मतलब लेटेंट हीट और फ्यूजन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आइस मेल्ट हो गई, या फिर वाटर एवापोरेट हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना पड़ता है मिक्सचर का, या फिर और सब चीज़ें होती हैं। और इंपॉर्टेंट थिंग है CV और CP इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती हैं, उनमें आपको CV और CP का अलग से फॉर्मूलाज होता है, आपको वो अच्छे से आने चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या लगाना है R के टर्म्स में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और R का क्या रिलेशन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, इन सबसे वो आपको आना चाहिए, तो आप कर लोगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज वेव्स एंड हार्मोनिक्स, तो SHM के बेसिक्स होते हैं। SHM काफ़ी ईजी टॉपिक है, हार्ड लगता है देखने में कि बहुत सारे इक्वेशन है साइनोसॉइडल के फॉर्म में, बट आपको मैं एक वीडियो की लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको SHM बहुत अच्छे से आ जाएगा, और आपको SHM में कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस में वो किस टाइम पे है बॉडी, एम्पलीट्यूड के और किस डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल में इक्वली स्प्लिट है, दोनों इक्वल है। ये सब चीज़ें जो होते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो आप SHM की देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, वेव्स का वेव नंबर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इक्वेशन से आपको निकालना आना चाहिए, ये तो ईजी सा होता है, आपको साइन kx - ω t दिया होता है, तो उससे आप आराम से चीज़ें निकाल सकते हो। और इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग, देखो ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग्स छोड़ भी सकते हो, एक ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का, बट ईजी होता है, तो आप कर लोगे तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 2-3 घंटे आप आराम से दो ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग को, तो आप कर लोगे। और एक लास्ट चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट,
तो इसमें कुलॉम्स लॉ के ऊपर ईजी क्वेश्चन आते हैं। कुलॉम्स लॉ बेसिक है, उसके ऊपर ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। आपको फिर कंटिन्यूस बॉडी दे देगा, उससे आपको निकालना पड़ेगा। और ग्रेविटेशन में भी सेम है, ग्रेविटेशन में भी आपको सेम चीज़ पूछेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स भी सेम फॉर्मूला होता है सिमिलर। उसमें आपसे बस एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछेंगे, कैपलर्स लॉ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से थोड़ा दूर है तो उसके ऊपर जी का क्या वैल्यू होगी, तो ये सब आपसे पूछेंगे। और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से इजी क्वेश्चन आता है। आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है। कैपेसिटेंस, ऐसा नहीं कि कैपेसिटेंस में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये बताना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, और ये सब चीज़ें। और इसके अलावा केवीएल, केसीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो ईजी से क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो आपको सिर्फ सॉल्व करने, इक्वेशन बनानी, केसीएल केवीएल लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। कंडक्टिंग वायर में आप जोड़ सकते हैं अगर वो सेम वायर है, बीच में डिस्टेंस नहीं है तो उससे आपका आर इक्विवेलेंट आराम से आ जाएगा। लास्ट चीज़ जो है इस वीडियो की वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ से आपके मैग्नेटिक वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिकॉज एम्पियर्स का वो लॉ जो है वो पूरे चैप्टर को वो उसमें समराइज्ड है, जिससे आप अगर एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो आपके सारे फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे। सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आपको एम्पियर्स लॉ अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब चैप्टर्स और टॉपिक्स थे फिजिक्स के। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 90 या 100 आ जाएगा, बिकॉज फिजिक्स में सारे के सारे चैप्टर से सारे के सारे टॉपिक्स आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल का आना चाहिए ताकि आपका 100 स्कोर आए। इसके अलावा मैंने नोट्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में 11th और 12th दोनों क्लास के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के। अगर आप उनको रेफर करते हो तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आएंगे, आप रिविजन भी अच्छा कर सकते हो। और अभी 10 दिन बचे हुए, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। 10 दिन के अंदर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस ये सब चीज़ें रिवाइज कर लो और आप मॉक टेस्ट दे दो। 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो आप मेंस के, और वो मॉक टेस्ट आप जनवरी अटेम्प्ट वाले दे सकते हो। अगर जो जनवरी में हुए थे 2025 में ही, उनको अगर आप दे सकते हो एज अ मॉक तो आप वो देने का ट्राई करें, या फिर 2024 के भी दे सकते हैं। तो 3-4 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो लास्ट के 10 दिन में, और बाकी कुछ आपको करना नहीं। अगर आप एडवांस पे फोकस कर रहे हो तो एडवांस के ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, बिकॉज मेरा भी मेंस में उतनी अच्छी रैंक नहीं थी, बट एडवांस में अच्छी आई थी। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्रिल अटैम्प्ट, और आई होप कि आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आए और आप अच्छे NIT में क्वालिफाई हो जाओ। और एडवांस की बात करेंगे हम JEE मेंस के रिजल्ट के बाद। तो एडवांस के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपका एडवांस का स्कोर इंप्रूव हो, और मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँगा भी कुछ जो कि इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।